वैसे साहब, मुझे याद पड़ता है आपने मेरे शो में एक दफ़ा ये इत्तला दी थी कि जी हाँ 27वीं तरमीम आ सकती है, और फिर ऐसा ही हुआ। अब मुझे लगता है कि 28वीं तरमीम के हवाले से भी आप हमारे ही प्रोग्राम में इंकशाफ करेंगे कि तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल मैं इस चीज़ का एतराफ़ आपके शो में ज़रूर करूँगा कि 28वीं तरमीम बिल्कुल आएगी और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि इसका अंदिया तो जितनी सियासी जमातें हैं उनकी जो आपस में गुफ्तो शनीद हुई, और उसके बाद आपने देखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बात की कि जो हमारे इत्तेहादी MQM वाले हैं उनकी 140A के हवाले से या दीगर जो इश्यूज़ हैं NFC अवार्ड के हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और अगर ये 28वीं तरमीम के अंदर कोई ऐसा मामला होता है तो हमें बिल्कुल उसके अंदर लेके आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जामी साहब बात ये है कि आपको एक ब्रॉडर कंसेंसस या एक बात का जो आगाज़ है वो शुरू करना होगा। ये बड़े टैबू टॉपिक्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, और शायद ये समझा जाता है कि कोई ये अनटचेबल टॉपिक्स हैं, इन पे बात नहीं की जा सकती, इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। सियासी पार्टियों की अपनी देखे ना कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, ठीक, और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक वफाक को मजबूत करने के हवाले से, सूबों को और ज़्यादा फ़ाल बनाने के हवाले से आपको कुछ इक़दामात उठाने नागुज़ीर हो चुके हैं। अच्छा, अब इस तमाम तर पहराए में मैं ये आपको ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि बातचीत तो होनी चाहिए, और ये वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में कि एलिफेंट इन द रूम, तो यहाँ पे तो काफ़ी एलिफेंट्स हैं कमरे में जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, और ये बात ना करके कितना कोई वक्त हम गुजार लेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ कंसेंसस का प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे याद पड़ता है 26वीं तरमीम की बारी भी मौलाना की जमात ऑन रिकॉर्ड है जो कहते थे कई काले नाग थे जो हमने निकाले और उसको बेहतर शक्ल पेश की। 27वीं तरमीम के ऊपर भी इत्तला थी, आप भी डिस्कस करते रहे, हमारे पास भी इत्तला थी कि कई ऐसे मौज़ूआत थे जिनके ऊपर आपके इत्तेहादी उस वक्त नहीं मान रहे थे, इसलिए फिर 27वीं से वो चीज़ें निकाली गई और अब 28वीं में डाली जाएंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो मौज़ूआत आप बता रहे हैं 140 से बल्दियात का मामला, NFC, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर आपके हुकूमती इत्तेहादी 27वीं तरमीम के होते वक्त मुत्तफ़िक नहीं थे, इन मौज़ूआत को फिर निकालना पड़ा, इसलिए वे ओहदों की मियाद और जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी तश्कील तक ही महदूद रही। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल यही बात हुई, लेकिन इसीलिए हमने वो कॉन्वर्सेशन अभी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें तो उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा NFC के ऊपर बिलखुसूस अगर बात करें तो उन्होंने कहा मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करूँगा और मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जो कि अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ बिल्कुल तमाम इश्यूज़ पर बातचीत होनी चाहिए और ये डिस्कशन आगे बढ़नी चाहिए। एक ओपननेस का जो तकाज़े हैं, जो कि वफाक और सूबे आपस में मिल बैठ के जो है उस पर बैठे हैं और बात करें। लेकिन उसी के साथ आपने देखा कि NFC की जो एक मेडन मीटिंग थी, आज मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि वो फिर डिले का या ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। तो अब कितना कोई डिले होगा, कितनी कोई छुपन छुपाई खेली जाएगी, बात कभी ना कभी तो आपको करनी है, और बेटर सूनर देन लेटर मैं तो ये कहूँगा। लेकिन आपने जो आईनी अदालत के हवाले से बात की तो मैं कुछ उसकी शह सुर्खियाँ देख रहा था जो आज मीडिया ने रिपोर्ट की, और उसमें सबसे बड़ी जो है शह सुर्खी वो तकरीबन 7 के 8 साल से एक केस लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ज़ेर इल्तवा था सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था, और उस पर उन्होंने सेट असाइड किया है लाहौर हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से थी, ताकि केस को जो है इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये थी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वो केसेस जो एक ऐसे इल्तवा का शिकार थे या इतने डिले का शिकार थे वो टेकअप हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम तर जो बैकलॉग है वो क्लियर होता जाएगा, और इसी तरह इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी आना जरूरी है। चले, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना सर, बीइंग इन द गवर्नमेंट, लेकिन हम देखते हैं कि 2 बड़े अहम जजेस का इस्तीफा आता है, फिर से भी इस्तीफे आते हैं, मजीद की भी कुछ इत्तलात हैं, ट्रांसफ़र भी होनी है जजेस की अब इस तरमीम के बाद। तो ये इस्तीफे और ट्रांसफ़र का जब मामला ज़्यादा आगे बढ़ता है, या अभी तक जो सूरत हाल बनी है,
आप खुद एक कानूनदान है, आप नहीं समझते कि अदलिया की साख इससे मुतासिर होगी, अदलिया के ऊपर एतमाद कम होगा आवाम का, लोगों को नजर आएगा कि आप इस्तीफे पढ़ें उसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, वो खुल के कह रहे हैं कि आईन ही नहीं रहा बाकी। देखिए, मैं दोबारा उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आईने पाकिस्तान से रुजू करें। ये इस्तीफे को पहली दफ़ा नहीं आ रहे। आपको याद होगा जस्टिस एजाजुल हसन का भी इस्तीफ़ा आया, इसी तरह जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का भी इस्तीफ़ा आया, इसी तरह शाहिद जमील साहब का इस्तीफ़ा भी आया। तो मतलब इस्तीफ़े तो देखें बहुत से पहले भी आए। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े हो गए? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी इस्तीफ़े देना इनका हक है और इस्तीफ़े इन्होंने बिल्कुल अपने हक के मुताबिक इस्तीफ़े दिए हैं। लेकिन कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और मेरे ख्याल से 17 जजेस में से अगर 2 ने इस्तीफ़ा दे दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो इस्तीफ़ा उन्होंने पहले क्यों नहीं दिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जब अदालत के अंदर अदालत के क़याम की बात की जाती थी और कहा जाता था कि शायद उनको उन केसेस से दूर रखा जा रहा है। तो अब अदालत का नया क़याम हो गया, तो फिर अब उन्होंने इस स्टेज पे 1 साल के बाद, जो कि पता था मुतवातिर तौर पे कि हुकूमत के पास जब नंबर पूरे होंगे तो हुकूमत बिल्कुल आईनी अदालत का क़याम और उसको यकीनी बनाएगी। जब हुकूमत ने यह काम किया और आईने पाकिस्तान के मुताबिक किया, आइन देखें, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो ये है कि आइन के अंदर, कानून के अंदर बेहतरी, तरमीम या कोई भी तब्दीली है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान ही कर सकता है। उसकी तशरीह जो है वो अदालत ने करनी होती है। और यहाँ पे तो माशाअल्लाह मुझे यही कहना पड़ता है कि तशरीह भी अपने ही कोई किसी कोनों खुदरों से निकाल के लाई गई थी। 63 की जो तशरीह थी वो आपके सामने है। एक बड़ा आम फहम सा एतराज अब ये उठ रहा है बैरिस्टर साहब, ठीक है आपकी तवज्जो, ज़ाहिर बात अब गवर्नमेंट में एक आम फहम सा जो ऑब्जेक्शन या एतराज़ दलील की सूरत में लोग दे रहे हैं आम बैठकों में और कानूनी हलकों में, वो ये कि अब इस मौजूदा सेटअप के बाद जो अभी इन प्लेस आ गया 27वीं तरमीम के बाद, कोई हाई कोर्ट का जज जो है वो किसी ऐसे केस को टेकअप करे जिसमें रियासत के साथ कोई केस किसी शहरी का है, तो वो कैसे रियासत के ख़िलाफ़ जा सकता है या हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकता है या उस बॉडी के ख़िलाफ़ जा सकता है, जबकि उसे पता हो कि उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। जजेस को निडर होना चाहिए। दे शुड बी फेयरलेस इन इम्पार्टिंग विद देयर जजमेंट्स, और उनके फैसले बोलने चाहिए। इम्पार्शियलिटी का जो एलिमेंट है वो मैं आपको बता सकता हूँ वो किस तरह इम्पार्शियल हो सकते हैं कि हमने इस चीज़ को इंश्योर किया, जो वाक़ इख्तियार था एग्जीक्यूटिव के पास, जो सदर पाकिस्तान के पास था, वो हमने कुली उठा के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थोड़ी कॉम्पोजिशन भी ज़रूर देखिए जामी साहब। वहाँ पे किन तकाज़ों को मलूज़े खातर रखा गया है कि वहाँ पे आपके 5 जज साहिबान पहले से बैठे हैं, और उसमें ओवर एंड अबव जो एक कंडीशन डाली गई है कि जिस अदालत से ट्रांसफ़र होकर वो जज साहब जाएंगे उस अदालत के चीफ जस्टिस उस JCP का हिस्सा होगा, और जिस अदालत जा रहे हैं, जिस हाई कोर्ट जाएंगे, उस अदालत का चीफ जस्टिस भी उस JCP की कॉम्पोजिशन का हिस्सा होगा। अब इस तमाम तर पहराए में पड़ला जो भारी है वो तो जज साहिबान का है। अगर अपने ही ब्रदर जजेस पे कोई शक करे या शकूक व शुबहात उनके ऊपर लगाए या कोई ऐसी चीज़ या इस किस्म तो बैरिस्टर साहब फिर क्या फौरी कुछ तबादले हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ बिल्कुल शफलिंग हो सकती है, होनी भी चाहिए। यही तो देखे ना, एक मैकेनिज्म आपके सामने है। अच्छी बात है जहाँ पे जिन जजेस की एक्सपर्टीज, इसका आगाज कहीं इस्लामाबाद से तो नहीं हो रहा सर? तैयार की जाए, नहीं हो सकता लाहौर से हो सकता है कराची से हो। ये इस्लामाबाद तो लाजम मलजूम नहीं है कि इस्लामाबाद से होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी देखें ना कि अगर इतने लोगों की विजडम को आप किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किस तरह सवाल उठा सकते हैं कि जब 15 लोग बैठे हैं, चले हुकूमत के वो 5 लोग निकाल दें या 6 लोग निकाल दें, 6 से मुराद के एक MNA हो गया, एक जो है 5 से मुराद एक MNA हो गया, एक जो है वो सेनेटर हो गया, एक लॉ मिनिस्टर हो गया, एक जो है अटॉर्नी जनरल हो गया, एक सिविल सोसाइटी। क्योंकि वजाहत ये आती है या आर्ग्यूमेंट ये है कि वो स्पीकर के मातहत हैं या स्पीकर लगाते हैं उनको या उनकी स्वाबदीद है, तो 5 वोटें ही होगी ना। तो 5 वोटें, कहाँ वो 8 वोटें एक तरफ, तो कम से कम ये तो देखें ना पड़ला किसका भारी है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑपोजिशन की आप देखें ना, सेनेटर बैठा है, ऑपोजिशन का जो है वो MNA बैठा हुआ है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा बैठा हुआ है, फिर वो जज साहिबान बैठे हुए हैं।
तो इतने लोगों की विजन तो क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। वैसे साहब एक छोटा सा सवाल और फिर मैंने जरा मीडिया के मामले के ऊपर शाहजेब के साथ जो हो रहा है, शाहजेब खानज़ादा हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और दीगर मामला जो आपसे भी जुड़े हैं वो डिस्कस करने हैं, वक्त की किल्लत भी। मुख्तसर सा सवाल मेरा कि ये फरमाइएगा कि 28वीं तरमीम में कोई नए सूबों के बंदोबस्त का भी आगाज़ होगा? इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस हवाले से हम इसको एक मज़ीद बेहतर मॉडल या मज़ीद बेहतर एक वर्किंग कह लें मैकेनिज्म में लेके जा सकते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से हो, चाहे वो सूबों के जो एक इतना उनके ऊपर इजाफी बोझ है इस हवाले से विज़-अ-वी पॉपुलेशन या जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे कहा जाता है, तो उस हवाले से तो ये देखना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है और ये बिल्कुल 28वीं तरमीम में आ सकता है। ठीक। अच्छा वैसे साहब देखिए, शाहजेब खानज़ादा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अहले खाना के साथ एक स्टोर में हैं, फिर वहाँ पे उनके साथ जो सलूक हुआ उसके ऊपर आपकी हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया, मज़म्मत कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी मज़म्मत कर रहे हैं, आपकी वज़ारत इत्तलात भी मज़म्मत कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बीच में कई सहाफ़ी और कई बाहर बैठे यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तनाज़ात में शिकार दिखाई देते हैं।